आज की कहानी हमको विवेक ने भेजी है जो बहुत डरावनी है और उसमें दिलचस्पी है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम विवेक है और मैं एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी टीम में काम करता हूं। हमारी टीम का नाम है भूतनाथ रिसर्च फोर्स। हम देश भर में घूम घूम कर अलौकिक घटनाओं की जांच करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं और लोगों की मदद करते हैं अगर उन्हें किसी आत्मा से परेशानी हो। मैं इस टीम में पिछले 5 सालों से हूं और इस दौरान मैंने कई अजीब अजीब चीजें देखी हैं, लेकिन जो कुछ हिमाचल प्रदेश के उस पहाड़ी इलाके में हुआ उसने मेरी रूह कंपा दी। आज मैं तुम्हें उसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारी टीम में 4 लोग थे। मैं, रजत जो हमारा लीडर है, सोनू जो हमारा कैमरामैन है और प्रिया जो हमारी रिसर्चर है। हम दिल्ली में बेस्ड थे और पूरे उत्तर भारत में केस हैंडल करते थे। उस दिन हमें एक कॉल आया हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से। गांव का नाम था ढूंढी। वहां के लोगों का कहना था कि गांव से कुछ किलोमीटर ऊपर एक पुरानी हवेली है जहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने एक औरत की आत्मा देखी है जो सफेद कपड़ों में घूमती है। हमने केस की गंभीरता को देखते हुए वहां जाने का फैसला किया, लेकिन समस्या यह थी कि गांव बहुत ऊपर पहाड़ों में था और वहां जाने के लिए पक्की सड़क नहीं थी। बारिश के मौसम में तो रास्ता और भी मुश्किल हो जाता था। हमने तय किया कि हम 2 गाड़ियों में जाएंगे, एक जीप और एक छोटा ट्रक जिसमें हमारा कैंपिंग गियर और दूसरा सामान होगा। जिस दिन हमें निकलना था उस दिन सुबह से ही मौसम खराब था। बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रजत ने कहा, यार ऐसे मौसम में पहाड़ों पर जाना ठीक नहीं है, कुछ दिन रुक जाए। लेकिन प्रिया ने बताया कि गांव वालों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना है और रास्ता बंद हो सकता है। अगर हम अभी नहीं गए तो कई हफ्तों तक नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हमने उसी दिन निकलने का फैसला किया। हम दिल्ली से सुबह 10 बजे निकले। शाम तक हम हिमाचल के पहाड़ी इलाके में दाखिल हो चुके थे। रास्ता बहुत खराब था, संकरी कच्ची सड़क, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़। बारिश ने और मुश्किल कर दिया था। हमारी गाड़ियां फिसल रही थीं और बार बार रुकनी पड़ रही थीं। रात के करीब 8 बजे हम एक मोड़ पर पहुंचे जहां से आगे का रास्ता बंद था। भूस्खलन के कारण सड़क पूरी तरह बंद हो गई थी। हम फंस गए थे। रजत ने कहा, अब यहीं रुकना होगा, आगे नहीं जा सकते। लेकिन गांव अभी भी 15 किलोमीटर दूर था। प्रिया ने मानचित्र देखा और बताया कि एक और रास्ता है, पुराना रास्ता जो पहाड़ के ऊपर से होकर जाता है। लेकिन वो रास्ता और भी खतरनाक था और सिर्फ पैदल ही जा सकते थे, गाड़ी से नहीं। हमने फैसला किया कि हम 3 लोग, रजत, सोनू और प्रिया, गांव में रुकेंगे और मैं थोड़ा आगे जाकर उस पुरानी हवेली का पता लगाऊंगा। मैं अकेले ही गाड़ी लेकर जा सकता था क्योंकि मुझे पहाड़ी रास्तों का अनुभव था। हमने तय किया कि मैं आगे बढ़ूंगा, वहां रात भर कैंप करूंगा और अगली सुबह वापस आकर उन्हें अपडेट दूंगा। रात के 9:30 बजे थे जब मैं अकेले गाड़ी लेकर निकला। बारिश थम गई थी लेकिन घना कोहरा छा गया था। हेडलाइट की रोशनी में सिर्फ 5 फीट आगे तक दिखता था। सड़क और संकरी होती जा रही थी। मैं बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। करीब 1 घंटे बाद मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां से आगे सड़क खत्म हो गई थी। अब आगे सिर्फ पगडंडी थी। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे एक चौड़ी जगह पर लगा दी। चारों तरफ घना जंगल था और ठंड इतनी थी कि हड्डियां कांप रही थीं। मैंने थर्मामीटर देखा, -2 डिग्री। इतनी ठंड में बाहर रहना मुश्किल था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने गाड़ी से अपना कैंपिंग गियर निकाला, एक छोटा सा टेंट, स्लीपिंग बैग और खाने पीने का सामान। मैंने टेंट गाड़ी के पास ही लगाया ताकि कोई परेशानी न हो। फिर मैंने सोचा कि रात का खाना बना लिया जाए। मैंने अपना राशन चेक किया। मैं लाया था 1.5 किलो चिकन, आटा, मसाले और कुछ सब्जियां हों। मैंने सोचा कि रात को अच्छा खाना बनाऊंगा क्योंकि सुबह फिर से काम पर निकलना था। मैंने छोटा सा स्टोव लगाया और चिकन पकाने की तैयारी शुरू कर दी। चिकन को धोया,
मसाले लगाए और कुकर में डाल दिया। साथ में मैंने पराठे बनाने के लिए आटा भी गूंथ लिया। खाना पकने में करीब 1 घंटा लगा। उस दौरान मैं टेंट में बैठा रहा और किताब पढ़ता रहा। बाहर हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जब चिकन पक गया तो उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। मैंने 2 पराठे बनाए और चिकन के साथ खाना शुरू किया। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। मैंने करीब 1 किलो चिकन खा लिया। बाकी का आधा किलो चिकन और 2 पराठे बच गए। मैंने सोचा कि सुबह नाश्ते में खा लूंगा। मैंने बचा हुआ खाना एक डिब्बे में रख दिया और टेंट के बाहर ही रख दिया ताकि ठंड में खराब ना हो। रात के करीब 2 बजे थे। मैं स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ था और नींद आने ही वाली थी कि अचानक बाहर से एक आवाज आई, जैसे कोई पेड़ की सूखी डाल तोड़ रहा हो। मैं चौंक गया, कान लगाकर सुनने लगा। कुछ पल बस सन्नाटा, फिर वही आवाज, इस बार और करीब से। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर मुझे एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। और ये आवाज बहुत करीब से आ रही थी। लग रहा था जैसे कोई मेरे टेंट के आसपास घूम रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं चुपचाप लेटा रहा, सांस रोककर सुनता रहा। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मैंने देखा कि टेंट की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। एक इंसान की परछाई, लंबी, पतली और बिल्कुल स्थिर। मैं जम गया। वो परछाई हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी और मुझे देख रही थी। मैंने धीरे से टॉर्च उठाई। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाई, वो परछाई गायब हो गई। मैंने टेंट का जिप खोला और बाहर झांका। कोई नहीं था, बस अंधेरा और कोहरा। मैंने सोचा कि शायद नींद में कोई सपना देख रहा हूं। मैं वापस लेट गया, लेकिन अब नींद नहीं आ रही थी। रात के 3 बजे थे। अचानक बाहर से एक और आवाज आई। इस बार ये आवाज पहले से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत के रोने की आवाज थी, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई बिलख बिलख कर रो रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई जानवर नहीं था, ये कोई इंसान था, या फिर कोई और ही चीज। मैंने अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। फिर मैं धीरे से टेंट से बाहर निकला। बाहर घना कोहरा था। मैं कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था। मैंने टॉर्च जलाई। रोशनी में कुछ दिखा। वहां करीब 20 फीट की दूरी पर एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो जमीन पर पैर रखे बिना हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा सफेद था, बिल्कुल मोम जैसा, और उसकी आंखें लाल थीं, खून की तरह लाल। उन आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ लालपन था। वो वहां खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। उसकी उंगलियां लंबी थीं, नाखून काले और मुड़े हुए थे। उसके मुंह से काला तरल पदार्थ टपक रहा था। मैं इतना डर गया कि वहीं जम गया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। और जैसे जैसे वो करीब आती गई, ठंड और बढ़ती गई। इतनी ठंड कि मेरी सांसें जमने लगीं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और पीछे हटा। मैं टेंट की तरफ भागा, अंदर घुसा और जिप बंद किया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर निकल आएगा। मैंने कैमरा चेक किया। उसमें वो औरत दिख रही थी, बिल्कुल साफ। मैंने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की थी। तभी टेंट की दीवार पर वो परछाई फिर दिखाई दी। अब वो और करीब थी और फिर टेंट का जिप खुद ब खुद खुलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खोल रही हो। मैं चीख पड़ा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस वो सरसराहट की आवाज। जिप पूरी तरह खुल गया और फिर टेंट के खुले हिस्से में वो औरत दिखाई दी। अब वो बिल्कुल सामने थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो धीरे धीरे मेरी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। मेरा खाना, मेरा खाना, तूने मेरा खाना छोड़ दिया। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे कान के पर्दे फटने को आ गए। मैंने अपना स्लीपिंग बैग छोड़ा और टेंट के दूसरे हिस्से से बाहर निकल गया। मैं भागा, गाड़ी की तरफ भागा। पीछे से उसकी चीख सुनाई दी।
वो मेरे पीछे लग गई। उसकी सांसों की गर्माहट मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसके नाखून मेरे कपड़ों को छू रहे थे। मैं किसी तरह गाड़ी तक पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। मैंने दरवाजा बंद किया और तुरंत इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। मैंने पीछे मिरर में देखा, वो औरत वहां खड़ी थी, मुझे देख रही थी। फिर वो गायब हो गई। मैंने पूरी रात गाड़ी भगाई। मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं, बस भाग रहा था। रास्ता संकरा और खतरनाक था, लेकिन मैंने स्पीड कम नहीं की। मैं बस भागता रहा। सुबह के 4 बजे थे जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मेरी टीम रुकी हुई थी। रजत, सोनू और प्रिया टेंट में सो रहे थे। मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाया। वे डर के मारे बाहर आ गए। क्या हुआ विवेक? रजत ने पूछा। मैंने उन्हें सारी बात बताई। पहले तो वे यकीन नहीं कर पाए, फिर मैंने उन्हें अपना कैमरा दिखाया। उसमें वो औरत साफ दिख रही थी। उसका भयानक चेहरा, उसकी लाल आंखें, वो काला तरल, सब कुछ। ये तो बहुत गंभीर है, रजत ने कहा। सुबह होने पर हम उस जगह पर जाएंगे। सुबह के 7 बजे थे। सूरज निकल चुका था और कोहरा छंट गया था। हम चारों लोग एक साथ उस जगह पर गए जहां मैंने रात बिताई थी। रास्ते में हम उस गांव से भी गुजरे जिसका जिक्र हुआ था। गांव वालों ने हमें देखा तो हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, आप लोग यहां कैसे? ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है। हमने उन्हें बताया कि हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच कर रहे हैं। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने कहा, तो आप उस चुड़ैल के बारे में जानते हैं? मैंने पूछा। चुड़ैल? उसने कहा, हाँ, उस जगह पर एक चुड़ैल रहती है। कई साल पहले वहां एक औरत की मौत हो गई थी। उसके पति ने उसे मार डाला था और वहीं फेंक दिया था। तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है और वो बहुत भूखी है। अगर कोई उसके इलाके में खाना छोड़ जाता है तो वो उसका पीछा करती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, मैंने बचा हुआ चिकन वहीं छोड़ दिया था। बूढ़े ने सिर हिलाया। तभी वो तुम्हारे पीछे पड़ गई। वो खाने की भूखी है और उसे ताजा खाना चाहिए। हम उस जगह पर पहुंचे। जो देखा उससे हम सब हैरान रह गए। मेरा टेंट पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। उसके कपड़े फटे हुए थे और डंडे टूटे हुए थे। मेरा सामान बिखरा पड़ा था। स्लीपिंग बैग फटा हुआ था और उसके अंदर से रुई निकलकर बिखरी पड़ी थी। मैंने उस जगह पर देखा जहां मैंने चिकन का डिब्बा रखा था। वो गायब था। बस वहां एक गड्ढा था और उसके आसपास कुछ काले निशान थे, जैसे कोई जला हुआ हो। सोनू ने डरते हुए पूछा, ये किसने किया? मैंने कहा, उसी ने, उस चुड़ैल ने। हम वापस गांव में गए। उस बूढ़े आदमी ने हमें पूरी कहानी बताई। उसका नाम भीम सिंह था और वो 80 साल का था। वो बोला, बेटा, ये कहानी बहुत पुरानी है। करीब 50 साल पहले की बात है। उस जगह पर एक छोटा सा घर था जहां एक नवविवाहित जोड़ा रहता था। लड़की का नाम था चंपा। वो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसके पति का नाम था करण। वो बहुत गुस्सैल था और हमेशा उसे मारता पीटता था। भीम सिंह ने आगे बताया, एक दिन करण को शक हुआ कि चंपा किसी और से मिलती है। उसने उसे बहुत मारा और फिर एक रात उसे जंगल में ले जाकर मार डाला। वहीं उसकी लाश फेंक दी। कुछ दिनों बाद करण भी गायब हो गया। कहते हैं कि चंपा की आत्मा ने उसे भी मार डाला। तब से वो वहां भटकती है और उसे भूख बहुत लगती है। मैंने पूछा, भूख? भीम सिंह ने कहा, हाँ, चंपा खाना बहुत अच्छा बनाती थी। उसकी आत्मा को अब भी खाने की भूख लगती है। अगर कोई उसके इलाके में खाना छोड़ जाता है तो वो उसका पीछा करती है, और अगर उसे वो खाना पसंद आ जाता है तो वो उस इंसान को भी अपना बना लेती है। हमने वहां और पूछताछ की। गांव के कई लोगों ने बताया कि उन्होंने भी रात में उस औरत को देखा है। कुछ ने तो उसके रोने की आवाज भी सुनी है। एक औरत ने बताया, मैं एक बार रात में उस रास्ते से गुजर रही थी। मुझे बहुत भूख लगी थी। मेरे पास कुछ खाना था जो मैंने वहीं खा लिया, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैंने मुड़कर देखा तो वो खड़ी थी। उसने कहा, मुझे भी खाना दो। मैं डर के मारे भाग गई। एक और आदमी ने बताया, मैंने एक बार उसे देखा था जब मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और रो रही थी। मैं पास गया तो वो गायब हो गई,
लेकिन वहां मुझे एक डिब्बा मिला जिसमें कुछ सड़ा हुआ खाना था। हमने उन सब की बातें सुनी और नोट किया। ये साफ था कि चंपा की आत्मा भूखी थी और उसे खाने की तलाश रहती थी। हमने फैसला किया कि अब यहां से लौटना ही ठीक होगा। गाड़ी खराब हो चुकी थी, इसलिए हमने गांव वालों की मदद से उसे ठीक कराया। एक मैकेनिक ने बताया कि इंजन में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन ठीक हो सकती है। 2 दिन लगे गाड़ी ठीक करने में। उन 2 दिनों में हम गांव में ही रुके रहे। रात में हम सब एक साथ एक कमरे में सोते थे ताकि कोई खतरा ना हो। तीसरे दिन गाड़ी ठीक हो गई। हमने गांव वालों को धन्यवाद दिया और वापस लौटने की तैयारी की। भीम सिंह ने हमें चेतावनी दी, बेटा, फिर कभी उस जगह पर मत जाना, और अगर जाओ भी तो वहां खाना मत छोड़ना। वो भूखी है और उसे खाना चाहिए। हम दिल्ली वापस आ गए। मैंने अपनी टीम को सारी रिपोर्ट दी और कैमरे की फुटेज भी दिखाई। सब हैरान रह गए। उस फुटेज में वो औरत बिल्कुल साफ दिख रही थी। उसका भयानक चेहरा, उसकी लाल आंखें और वो काला तरल। वो फुटेज आज भी हमारे पास है, सबूत के तौर पर। उस घटना के बाद से मैं कभी भी अकेले किसी सुनसान जगह पर नहीं गया। और हां, मैं कभी भी खाना बचाकर नहीं रखता। जो खाना होता है वो पूरा खा लेता हूं या फिर कूड़े में डाल देता हूं, लेकिन कभी खुला नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे पता है कुछ आत्माएं भूखी होती हैं और वो तुम्हारा पीछा कर सकती हैं। आज भी जब कभी रात को मैं अकेला होता हूं और हवा में कोई आवाज आती है, तो मुझे लगता है कि वो चंपा फिर से आ गई है। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर कभी तुम किसी सुनसान जगह पर जाओ और वहां खाना खाओ, तो बचा हुआ खाना मत छोड़ो, उसे ढककर रखो या फिर अपने साथ ले जाओ। तो दोस्तों, आज की कहानी को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी खौफनाक कहानी आपको सुनने को मिलती रहे।